सभी साथियों को नमस्कार। आप जानते हैं कि इन दिनों हम लोग मुज़फ़्फ़र अली जी के जन्मदिन को, उनके जन्मोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लोग हमसे आकर जुड़ रहे हैं और हमारे मित्रों के लिए, मुज़फ़्फ़र अली जी के चाहने वालों के लिए अपना वक्तव्य दे रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। साथियों, आप सभी सूचित हैं कि आज हमारे साथ 2 खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ रही हैं। यह मुज़फ़्फ़र अली एकाग्र की 13वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ मीरा अली जी और आबिदा परवीन जी जुड़ी हुई हैं। आबिदा परवीन जी अभी कुछ देर में हमें जॉइन करेंगी। मीरा जी अभी हमारे साथ हैं। मैं उनका आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मीरा जी, तमाम देखने वालों की ओर से, सुनने वालों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप जानते हैं कि मुज़फ़्फ़र अली जी के जीवन में मीरा अली जी का किस तरह का योगदान है और आज हमने इसी उद्देश्य के साथ यह एक वीडियो बनाया है। मीरा जो भक्ति काल से उठकर आधुनिक काल में हमारे पास आ बैठी हूं। कल की मीरा जिनके नैनन में घनश्याम थे और आज की मीरा जिनके नैनन में मुज़फ़्फ़र अली बसे हुए हैं। साथियों, मुज़फ़्फ़र अली जी पर इस एकाग्र का आयोजन है और इसमें आज हमारे साथ उनकी शरीके हयात जुड़ी हुई हैं। मीरा अली परंपरा से गलवहियां करती हैं। वर्तमान में जीते हुए भी उसके सूत्रों को कहीं न कहीं अतीत में तलाशने की कोशिश करती हैं। उसे विभिन्न माध्यमों में अभिव्यक्त करती हैं। कभी आर्किटेक्चर, कभी फिल्म, कभी फैशन। इतिहास को सजाने, संवारने, उकेरने की उनकी अपनी एक खास दृष्टि है। ऐसे में पुरातन नवीन हो उठता है और हर तरह से वे सौंदर्य की जो उनकी अपनी पारखी नजर है, वह हमें उनके कामों में दिखाई पड़ती है। मीरा अली और मुज़फ़्फ़र अली दोनों जब एक साथ आते हैं तो एक बड़ी ताकत के रूप में आते हैं। इनके लिए प्यार एक खुशबू है जिसकी जादुई गिरफ्त में जब ये दो लोग आते हैं तब इसका जो एक रूहाना एहसास है वह कितना खूबसूरत है, हम समझ सकते हैं। पूरी दुनिया में प्यार करने वालों के लिए कुछ जोड़ियां मिसाल की तरह होती हैं। मीरा और मुज़फ़्फ़र की यह जोड़ी भी कुछ ऐसी ही जोड़ी है। दिल्ली की बेटी जब कोटवारा की बहू बनती है तो दोनों ही जगहों पर एक जिस तरह से संस्कृति का आदान प्रदान होता है वह हमें इनकी इनके यहाँ, इनके परिवार में, इनके कार्यों में दिखाई पड़ता है। दोस्तों, मीरा अली फैशन के साथ गहरे जुड़ी हुई है और फैशन को विशुद्ध भारतीयता से जोड़कर देखने की इनकी अपनी पूरी कवायद है। तब इनके लिए फैशन सिर्फ पहनावा नहीं रह जाता,
बल्कि संस्कृति और परंपरा की पूरी अनुगूंज भी हमें वहां सुनाई पड़ती है। और एक बात और कहता चलूं, इनकी कॉफी टेबल बुक डाइनिंग विद द नवाब आप पढ़ सकते हैं। आप में से कई लोग पढ़े भी होंगे। यह पुस्तक रूपा पब्लिकेशन से वर्ष 2017 में आई थी। हम कह सकते हैं कि मीरा अपने ख्यालों को कभी धागों में तो कभी शब्दों में व्यक्त करती हैं। और यह जो आप चित्र देख रहे हैं, मीरा जी के आवास का चित्र, जहां प्रेम और सरोकार, एक ऐसा परिवार जहां प्रेम और सरोकार एक बड़ा मायने प्राप्त कर लेता है, उस उस परिवार की परिधि में पूरी दुनिया आ जाती है। सभी लोग कलाकार आ जाते हैं, तमाम बुनकर आ जाते हैं, कई शिल्पी आ जाते हैं। मीरा अली की पुत्री, आप जानते हैं, जो उनके काम को, इन दोनों के काम को, समा अली कैसे इनके काम को आगे बढ़ा रही हैं। कोटबारा आज एक बड़ा, कहीं न कहीं एक ब्रांड बन चुका है फैशन डिजाइन के क्षेत्र में। वहां इस काम को आगे की पीढ़ी किस तरह बढ़ा रही है और किस तरह जमीन के साथ जुड़कर बढ़ा रही है। ये आप चित्र देख रहे हैं जानिसार फिल्म की, जिसमें मीरा अली मुजफ्फर अली की कई फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, प्रोडक्शन डिजाइनिंग और तमाम दूसरे कार्यों को देख रही हैं। यह उनकी खास समय का जो चित्र है वह हम देख रहे हैं, जहां ये दो लोग किस तरह से गहरे जुड़े हुए हैं। और इनके यहाँ, इनके कार्यों में, और जिस तरह की इनकी अपनी सोच है, उसमें पूरा विश्व कहीं न कहीं आ बैठता है। हर कला के लिए उतनी ही जगह है। तभी तो यह जोड़ी जितनी आम लोगों को पसंद आती है, उतनी ही खास लोगों को भी। जितना यह जोड़ी, जितनी अ, कला प्रेमियों को पसंद आती है, उतनी ही कलाकारों को भी। मुजफ्फर अली, आप जानते हैं, तमाम कार्यों के साथ, अपने परिवार के साथ कैसे गहरे जुड़े हुए हैं। हर एक को साथ लेकर चलने का जो हुनर है, हम इन दोनों से सीख सकते हैं। मीरा में कहीं कोई मुजफ्फर बसता है, तो मुजफ्फर में कहीं कोई मीरा बसती है। इस तरह की जोड़ियां, मित्रों, खास होती हैं और इन दोनों का काम भी बेहद खास है। मुझे लगता है कि अब हम अधिक से अधिक इस अवसर पर मीरा जी को सुनते हैं। और यह वीडियो दिखलाने का यही एक मकसद था कि सिनेमा के रजत पटल पर जिस तरह के जोड़े हम देखते हैं, उन जोड़ों को सुनहले पर्दे पर लाने का काम यह जोड़ी कर रही है। तो इसे भी एक बार हम लोग देख सकें और स्वयं भी कहीं न कहीं इस एहसास से, इस दाम्पत्य के जो एहसास से हम स्वयं भी कहीं न कहीं लाभान्वित हो सकें। परिवार और दाम्पत्य जो भारतीय संस्कृति की अपनी एक खास विशेषता है, जिससे हम सभी गहरे जुड़े हुए हैं। मीरा जी, एक बार पुनः स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि आप इस अवसर पर कुछ ऐसी बातचीत करें जिनसे हम सभी लोग लाभान्वित हो सकें, प्रेरित हो सकें। मित्रों, मैं यह बतला दूं कि इस एकाग्र के आयोजन के पीछे जिस तरह से मीरा जी का हमें सहयोग मिला है, मैं आज इस अवसर पर उनका इसके लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूं।
आदरणीय मीरा जी। जी। आपने अर्पण भाई बहुत मेहनत करी है। कितने लोगों को आपने जोड़ा है इस सिलसिले से, इस कार्यक्रम से। और मैंने सारे कार्यक्रम आपके सुने। आपने कहा ये 13वीं कड़ी है, तो अ, बहुत से लोगों ने ऐसी ऐसे बातें कही जो कि मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि लोगों को इतनी गहराई से किसी के काम का असर हुआ हो। आप हर वक्त लोगों से मिलते हैं, बहुत चीज़ें सुनते हैं। आजकल का तो माहौल अलग है, लोग इतना आगे पीछे घूम नहीं रहे। लेकिन जब भी आदमी किसी से मिलता है तो जो एक दूसरे की सोच है वो एक दूसरे पे रब ऑफ होती है। उससे थोड़ा बहुत आदमी पे असर होता है कि भाई ये आदमी ऐसा सोच रहा है, और बिना एक सबकॉन्शियसली उसको आदमी इम्बाइब करता रहता है। और मेरी मुलाकात मुजफ्फर से 1990 में हुई, जब हमारी शादी हुई। और हमारी मतलब मुलाकात के 6 हफ्ते के अंदर अंदर ही हम लोगों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। बहुत लोग इससे हैरान होते हैं कि इतने छोटे अरसे में आपने कैसे तय कर लिया कि ये सही होगा, लेकिन उस वक्त सही लगा, आज भी सही लग रहा है, तो सही ही होगा। तो उस वक्त जब हमारी शादी हुई, हमारी मुलाकात हुई, तो मुजफ्फर कश्मीर से दिल्ली लौटे थे। एक तरह से कश्मीर से मतलब अ, मुश्किलों से छोड़ के निकले थे। वहाँ पे वो अपनी फिल्म जूनी शूट कर रहे थे। 1990 की बात है। और उसमें डिम्पल कपाडिया और विनोद खन्ना उस वक्त की बिल्कुल एक नायाब जोड़ी थी। और जूनी जो है वो 16th सेंचुरी लेजेंडरी पोएट्स की हब्बा खातून पर थी। तो जाहिर है वो आप लोग भी सब जानते हो शायद, 89-90 का वक्त कश्मीर में बहुत ही एक गंभीर वक्त था, एक मुश्किल वक्त था। पॉलिटिकल अपहीवल था। और उस पॉलिटिकल अपहीवल में मुजफ्फर एक खूबसूरत सी, एक बहुत नाजुक सी कहानी दर्शाने की कोशिश कर रहे थे अपनी फिल्म जूनी के ज़रिए। ये मैं कहूँ, आप बता दूँ आपको कि जूनी जो है वो एक अमेरिकन राइटर ने लिखी थी। उसका स्क्रिप्ट जो है वो हिंदी, उर्दू में और इंग्लिश दोनों में लिखी गई थी। और ये उस वक्त की पहली बाइलिंगुअल फिल्म होती। और इंग्लिश में भी उसका नेगेटिव था, उर्दू में भी उसका नेगेटिव था। और एक बहुत ही इंटरनेशनल टीम थी, मैरी मैकफैडन जो हॉट कट्योर की क्वीन थी अमेरिका में, वो उसके कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन कर रही थी। अमेरिकन राइटर था। और भी सारी टीम जो है वो अलग अलग जगहों से थी, अलग अलग मुल्कों से और बॉम्बे से भी। तो वहाँ पर एक ऐसी खूबसूरती मुजफ्फर उस माहौल में पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। इट वॉज रियली अ रेस अगेंस्ट टाइम, क्योंकि इतना कुछ समेटना था उस शूटिंग में। और एक तरफ शूटिंग हो रही है, 100-200 लोगों का यूनिट काम कर रहा है, और दूसरी तरफ ये सब आतंकवाद वहाँ फैल रहा था। तो पल्ला जो है अनफॉर्चुनेटली आतंकवादियों का भारी हुआ, और मुजफ्फर को शूटिंग बीच रास्ते में अबैंडन करके दिल्ली आना पड़ा। तो जब मेरी मुलाकात मुजफ्फर से हुई, उस दौरान जब वो दिल्ली आए, तब एक मैं समझती हूँ कि उनकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हुआ था, एक नया चैप्टर शुरू हुआ था। कश्मीर में जो सब उन्होंने महसूस किया, जो सब उन्हें चीज़ों का एहसास हुआ, चाहे वो सूफिज़्म का हो, चाहे वो
म्यूज़िक से जुड़ा हो। फ़िल्म तो ख़ैर वो शूट कर ही रहे थे वहाँ। तो मतलब उन सब आसासात को वो लेके अपने दिल में दिल्ली आए, और ये एक उस वक़्त एक अजीब माहौल था। एकदम से फ्रॉम कहाँ कश्मीर की वादियों से दिल्ली में एक बिल्कुल लगा शायद एक लावारसी का आलम था उस वक़्त, क्योंकि सब कुछ छोड़ के एकदम से भागना पड़ा। ये कभी नहीं सोचा था कि वापस जाके फ़िल्म नहीं ख़त्म होगी। बहुत लोगों ने आगे जाके कहा कि इसको आप हिमाचल में शूट कर लीजिए, ये नैनीताल के आसपास की जगहों में, जो अब उत्तराखंड है उस वक्त यूपी होता था, वहाँ शूट कर लीजिए, कुमाऊँ में। लेकिन मुजफ्फर को लगा कि नहीं, जो मैंने एक ऑथेंटिसिटी कश्मीर में इस्टेब्लिश करी है, वो मैं कहीं और रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इट वुड नॉट हैव बीन ट्रूथफुल टू द सब्जेक्ट एंड टू हिमसेल्फ। फिर उस वक्त हमारी मुलाकात हुई, और एक मुजफ्फर कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से थोड़ी पॉलिटिकल विल के ज़रिए वो वापस कश्मीर जाके शूटिंग कंप्लीट करें कभी ना कभी। तो उस बीच एक छोटी सी फिल्म ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में उन पर बना रहे थे, और उसके दौरान हमारी मुलाकात हुई, और 6 हफ्ते में फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि शादी भी हो जाना चाहिए। तो जैसा मैं कह रही थी कि ये मुजफ्फर के लाइफ का एक बिल्कुल एक न्यू चैप्टर था। मेरी वजह से नहीं, इसलिए कि वो एक नए पाथ पे चल निकले थे, और वो था पाथ स्पिरिचुअलिटी का। वो था पाथ से, देखिए कितनी डाइकोटमी है, उधर कितना आतंकवाद, और ये बिल्कुल पीस की तरफ चल रहे थे। तो ये सब चीज़ें करते करते हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपना बेस जो है, अब क्योंकि कश्मीर नहीं जा सकते थे, और हम लोग दिल्ली में बसे थे, जो कि मेरा तो घर दिल्ली था, लेकिन मुजफ्फर की ज़मीन अवध है। तो हमने सोचा कि लखनऊ में हम लोग रह के, और हमने एक इन अ सेंस उल्टा वापस पलायन किया, रिवर्स पलायन किया, और हम लोग कोटवाना गए, जो मुजफ्फर का एंसेस्ट्रल होम है। उनकी फैमिली की हिस्ट्री जो है 1007 से कोटवारा से लिंक्ड है। तो वहाँ जाके और वहाँ बस के हम लोगों ने साथ एक वहाँ के रूरल फोक के साथ एक द्वार पे रोज़ी नाम से एक संस्था शुरू करी। द्वार पे रोज़ी जैसा आप समझें कि एम्प्लॉयमेंट एट डोरस्टेप। मैंने देखा कि उस वक्त यूपी में, और मुझे लगता है आज भी, एक तरह की अजीब बेहिसी है। एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए अभी भी बहुत कम है, और जैसा कि आप जानते हैं, और ख़ास तौर से आजकल का जो सबके सामने ये फार्मर्स का कितना आपके सामने दिखता है, उनके प्रोटेस्ट हैं, नहीं है, सही है, गलत है, वो हम लोग सब अपनी मर्ज़ी से उसको स्कैन करके डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो यूपी की फार्मिंग कम्युनिटी है, आज भी अनफॉर्चुनेटली दे आर द लोएस्ट पेड पीपल। सबसे ज़्यादा लोग फार्मर्स हैं, और सबसे कम वो लोग कमाते हैं, एंड दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन वेगरीज ऑफ वेदर। बारिश आई, नहीं आई, तूफान आया, नहीं आया, पानी है, नहीं है, बिजली है, नहीं है, अभी भी उनकी वही सब प्रॉब्लम्स हैं जो जब हम लोगों ने वहाँ उल्टा पलायन किया 1990 में तब थी। और यही बात मुजफ्फर ने अपनी पहली फिल्म गबन में दिखाने की कोशिश की थी, बहुत खूबसूरती से दिखाई थी कि किस तरह एक बेबस इंसान अपना गांव छोड़ के शहर की तरफ क्यों पलायन करता है। ये पलायन करके वो अपना बीवी, बच्चों, माँ बाप सबको छोड़ के जा रहा है, एक बहुत ही फ्रेल इकोनॉमी में उनको छोड़ के जा रहा है। शहर जाके उसके पास ना रहने की जगह है, ना खाने की जगह है,
अजीब-अजीब काम करने पड़ते हैं और फाइनली वो इतना भी नहीं बचा पाता कि वो हर साल घर जा सके। तो वो जो बेहिस्सी लोगों में उस वक़्त थी, वही बेहिस्सी हम लोगों ने 1990 में देखी और उसी को सोच के हमने देख के हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग औरतों को लेके एक में क्राफ्ट के ज़रिए, दस्तकारी के ज़रिए उनको एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश करें। एक और प्रॉब्लम थी उस वक़्त कि लड़कियों की बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, 15-16 साल ही में शादी हो जाती थी। 17, 18, 19, 20 साल में ढेर सारे बच्चे, 21, 22, 23 साल में बेचारी कुछ विडो भी हो जाती थी, कुछ को डाइवोर्स भी मिल गया होता था, तो एक अजीब-सा माहौल था और माँ-बाप भी परेशान होते थे लड़कियों को देख के, इतनी लड़कियाँ घर में हैं, तो वो जो इंडियन प्रॉब्लम हमेशा रही है कि बॉय इज़ बेटर देन अ गर्ल, तो उसको देख के हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लड़कियों को, औरतों को मजबूत करें और हमने एक छोटा-सा कढ़ाई का प्रोग्राम चिकनकारी को लेके शुरू किया कि एक हम फॉर्च्यूनेटली एक हमारी मैनेजर थे, उनकी जो वाइफ थी, वो चिकन की कढ़ाई जानती थी, तो उन्होंने 10-5 लड़कियों को बुला के शुरू किया और देखते ही देखते वो 10-5 लड़कियाँ 300, 400, 500, हज़ारों में तब्दील होती गईं और जब वो अपना काम करके लाती थी और पैसे घर ले जाती थी, तो जो उनके चेहरे पे एक खुशी थी कि मैं आज अपने भाई से बेहतर हूँ। क्योंकि गाँव में लड़के तो अभी भी सिर्फ गुल्ली डंडा खेलते हैं, खेत में बैठते हैं, हुक्का पीते हैं, भागते फिरते हैं और लड़कियाँ ये मेहनत करके उनकी सबकी मैरिज एज जो है 15-16 से खिंच के 20, 21, 22, 23 तक हो गई क्योंकि वो 3-4 साल ठोस काम करके पैसे कमा के फिर अपने आप अपनी शादी का इंतज़ाम करना चाहती थी। जिस घर में 5 लड़कियाँ थी वो घर तो बिल्कुल खुशहाल हो गया। तो ये सब हमने कोटवारा में शुरू किया और इसीलिए जो हमने अपना ब्रांड बनाया, उसका नाम भी हमने कोटवारा रखा, ना कि मुज़फ़्फ़र अली, ना मीरा अली। इसलिए क्योंकि अगर वो लोग हमारे साथ ना जुड़ते, तो ये हम कुछ नहीं कर सकते। जो जगह एक दस्तकार को मिलनी चाहिए, जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है और देखिए पूरे विश्व में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जितनी दस्तकारी है, कहीं नहीं होगी और हम लोग इसको समझते हैं, देखते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब दस्तकारी के सामान को खरीदने की बात आती है, तब हम भाव-ताव करते हैं कि भई ये बहुत महँगा, ये है, वो है। पैसा तो वापस उसी बेचारे दस्तकार के हाथ में जाना है। तो अगर हम लोग इसको अच्छी तरह से पैट्रनाइज़ करें, तो फिर हम लोग ग्रासरूट लेवल पे लोगों को मजबूत कर रहे हैं, एक आर्थिक तौर पर मजबूत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जैसे अगर हमको ये एक बहुत बड़ा एक अ, मतलब ऊपर वाले की तरफ से एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि आप एक ऐसी जगह है कोटवारा जो कि एक यूपी में अवध में तराई रीजन में एक गांव है जहां हमें इतनी सलाहियत थी कि हम इन लोगों को इकट्ठा करके कुछ सिखा सके और उनको हम लोग एग्रीकल्चर तो है ही लेकिन उससे उठा सकें। तो ये हम लोगों ने साथ शुरू किया और फिर हमने एक स्कूल इस्टेब्लिश किया जिसका नाम भी हमने द्वार पे रोज़ी स्कूल रखा। वो मुज़फ़्फ़र के फादर के नाम पे, राजा साजिद हुसैन। उनका जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने एक चीज़ कही कि यहाँ पे कोई भूखा नंगा ना रहे। तो उसी को देख के हमने सोचा कि भई एक तो हम लोगों ने ये दस्तकारी शुरू करी है ख़ास तौर से लड़कियों को लेके। अलावा इसके अगर जब स्कूल होगा तो हम वहाँ पे कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो 1995 में जब हमने स्कूल शुरू किया, तो our फोकस वाज़ स्किल डेवलपमेंट। जो भी बच्चे स्कूल में आते थे, हम लोग हर रोज़ 2-3 घंटे उनको
कोई ना कोई दस्तकारी सिखाते थे, चाहे वो वीविंग हो, टेलरिंग हो, पॉटरी हो, एम्ब्रॉयडरी हो, और भी जो भी चीज़ें हम लोग उस वक्त कर सके, ताकि वो ये ना समझे कि ये मेरा काम नहीं है। हर खूबसूरत चीज़ हर आदमी का, हर इंसान का काम होना चाहिए। अगर आप खूबसूरती पैदा कर सकते हैं, अगर आप में ये हुनर है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें, उसको रिस्पेक्ट करें, और इसी से फिर जैसे यही बच्चे मुझे लगता है जो यहाँ पढ़े, वो घर जाके अपने माँ बाप को बेहतर सिखा सकते हैं। तो ये एक मानवतावादी स्कूल था, यहाँ पे कोई अ, किसी चीज़ का भेदभाव नहीं था, और अभी भी ये स्कूल चलता है। एक बहुत अच्छा सा एक आम का बाग है जिसमें हमने ये स्कूल बनाया है, बहुत लोगों ने हमारी मदद भी की है, और आज भी इसमें बहुत बच्चे आते हैं। तो ये जो अब जब मुज़फ़्फ़र गमन बना रहे थे तब ज़ाहिर है मैं तो थी नहीं वहाँ, लेकिन स्मिता पाटिल ने मुज़फ़्फ़र से कहा कि तुम जब इतना महसूस करते हो इन लोगों का दर्द, तो कुछ करते क्यों नहीं हो उनके लिए? अब दैट टाइम मुज़फ़्फ़र वाज़ इन हिज़ 30s, लिविंग इन बॉम्बे, गुड लाइफ, वर्किंग विद एयर इंडिया, और फ़िल्म बना रहे थे, तो उनके इतना समझ में शायद ना आया हो कि मैं इनके लिए डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ। हालाँकि सारी फ़िल्में उन्होंने वहीं बनाई, गमन वहीं बनाई, आगमन वहीं बनाई, अंजुमन भी लखनऊ बेस्ड है, उमराव जान तो ख़ैर एक वहाँ का माहौल था ही, उसके बाद जानिसार बनाई हाल में, वो भी वहीं की। तो अ, उनकी कर्म भूमि तो वही रही है। लेकिन जो स्मिता ने एक बात कही वेरी पॉइंटेड, कि तुम इन लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं करते? तो वो बात जो है चिपक के कहीं न कहीं बैठ गई। और फिर जब हम लोगों की शादी हुई और हमने सोचा कि अब कहाँ हम लोग क्या करें, मुज़फ़्फ़र कश्मीर वापस नहीं जा पा रहे थे फ़िल्म अपनी कंप्लीट करने के लिए, तो हमने अपना बेस कोटवारा में बनाया, और इन लोगों के लिए कुछ करना, जैसा कि स्मिता पाटिल ने कहा था, कोशिश की, और आज भी ये हमारा ब्रांड कोटवारा के नाम से चलता है, एंड आई एम वेरी प्राउड। हमारी बेटी समा ने इसको ज्वाइन किया है, और वो फैशन पढ़ के आई लंदन में, और अब इसको बहुत ही वही फ़िलॉसफ़ी और खूबसूरती से आगे ले जाने की कोशिश कर रही हैं। और 2 लड़के भी हैं, शाद और मुराद, लेकिन वो अभी फ़िलहाल फ़िल्म की दुनिया से जुड़े हुए हैं। हो सकता है उनका भी वक़्त आएगा जब वो कोटवारा आके कुछ करना चाहेंगे। तो लेकिन मुज़फ़्फ़र ने उस वक़्त ज़ूनी का साथ नहीं छोड़ा। कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो मुज़फ़्फ़र ने नहीं खटखटाया। कोई ऐसा ख़त नहीं है जो हम लोगों ने ना लिखा हो किसी पॉलिटिशियन को, किसी को नहीं छोड़ा, कि ये फ़िल्म जो है बिल्कुल एक कश्मीर की रूह से जुड़ी हुई फ़िल्म है। इसको कमर्शियल वहाँ की संस्कृति, वहाँ की तहज़ीब, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का माहौल, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की सॉरी तो उसको प्रोजेक्ट करती पूरी दुनिया में, और कश्मीरियों को खुद अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी, अपने तहज़ीब, अपनी सभ्यता पर फ़ख्र होता। लेकिन नहीं बननी थी, नहीं बनी। लेकिन अभी भी हम जब भी कश्मीर जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं, तो इतने लोग मुज़फ़्फ़र को पहचान के घेर लेते हैं कि ज़ूनी कहाँ है, ज़ूनी क्यों क्यों नहीं बनी, ज़ूनी क्यों नहीं बनी। लेकिन वो उसके ना बनने की वजह से हम लोग कोटवारा में शायद ये द्वार पे रोज़ी की सोसाइटी इस्टेब्लिश कर पाए। उसके ना बनने की वजह से शायद हम लोग अ, कोटवारा में अपना
ब्रांड, ये फैशन का ब्रांड, क्राफ्ट का, दस्तकारी का ब्रांड इस्टेब्लिश कर। तो जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो एक और दरवाज़ा खुलता है और आदमी कहीं से कहीं जाता है। तो इसी मेरे ख्याल से वो कश्मीर का जो इफ़ेक्ट था, जो इम्पैक्ट था मुज़फ़्फ़र के ज़हन पे, उसको पनपते पनपते 10 साल लगे। और उसके बाद जब जहान खुसरो हम लोगों ने शुरू किया 2000 में, जहान खुसरो वर्ल्ड सूफी म्यूज़िक फेस्टिवल, एनुअल फेस्टिवल, तो जितना कुछ उनके अंदर एक इवॉल्व हो रहा था, वो फिर जहान खुसरो के स्टेज के थ्रू लोगों के सामने आया। आपने बहुत से इन 13 कड़ियों में बहुत से आर्टिस्टों से बात करी जो कि जहान खुसरो के स्टेज पे अपना फन, अपना कलाम पेश कर चुके हैं। और आप देखिए कि जहान खुसरो एक ऐसी चीज़ है कि जिसने आर्टिस्ट के अंदर भी और ऑडियंस के अंदर भी, दोनों में बिल्कुल एक तरह का मतलब इक्वली इम्पैक्ट किया है। बल्कि कुछ आर्टिस्ट तो जहान खुसरो में गा चुके हैं जो कि उस वक्त बच्चे थे, ऑडियंस में बैठा करते थे, फिर उससे इंस्पायर होके, एंड जाहिर है टैलेंट तो था ही, कई साल बाद उसी स्टेज पे आए। तो 20 साल से जहान खुसरो बिल्कुल अनब्रोकन चल रहा है। दिल्ली में हुआ, लंदन में हुआ, जयपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, पटना में हुआ, श्रीनगर में हुआ। तो अब इस साल तो ग्राउंड पे नहीं हो पाया कोविड की वजह से, बट अगले साल इंशाल्लाह 2022 में मार्च में कोशिश करेंगे कि ये फिर हो। तो जो मुजफ्फर की सोच थी सूफिज़्म के बारे में, लोगों को जोड़ने की, एक अमन पैदा करने की, एक लोगों के जहन में एक दूसरे कल्चर के लिए मोहब्बत पैदा करने की, तो वो जहान खुसरो के थ्रू हो सका। और ये मतलब पहला सूफी फेस्टिवल था इंडिया का। और सबसे मतलब खुशी की बात तो ये है कि आज देखिए 20 साल बाद इतने आर्टिस्ट आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ सूफी गाता हूँ, मैं सिर्फ सूफी गाती हूँ, मैं तो इसने एक नई सोच पैदा कर ली लोगों में। और एक 1997 में 50 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए मुजफ्फर ने एक एल्बम बनाई, डबल एल्बम, पैगाम मोहब्बत के नाम से। तो उसमें इंडियन पोइट्स को, इंडियन शोरा को पाकिस्तान के आर्टिस्ट ने गाया और पाकिस्तान के शोरा को इंडियन आर्टिस्ट ने गाया। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आबिदा परवीन की पहली एल्बम मुजफ्फर ने पैगाम मोहब्बत में उनकी कॉम्पोजिशंस करी थी। क्योंकि आबिदा जी हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में, तो आप वो एक बड़ा अच्छा सफ़र था जो कि आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनकी क्या सोच रही उस वक्त मुजफ्फर के साथ इस एल्बम में काम करने की। तो इनकी हमेशा कोशिश रही है लोगों को जोड़ने की। जब ये 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया तो उस वक्त भी कुछ, जैसा आप जानते ही हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में एकदम सर्दी गर्मी, नरम गरम माहौल रहता ही है। तो लेकिन एक जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, जो एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, क्योंकि आफ्टर ऑल शेयर्ड हिस्ट्री तो है ही, कल्चर तो एक है ही। आज पॉलिटिकली उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं, वो तो हम नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन इनकी कोशिश हमेशा यही रही है कि किस तरह से लोगों को जोड़ा जाए। और ये सिलसिला आज तक जारी है कि किस तरह से लोगों को जोड़ा जाए। जो भी चीज़ लोगों को बांटती है उससे मुजफ्फर जो है दूर भागते हैं। जो चीज़ लोगों को जोड़ती है मुजफ्फर उसी पे खींचते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये बात उनकी कभी भी बदल सकती है।
कुछ आप कहना चाहेंगे अर्जुन जी? जी साथियों, जिस तरह से मीरा जी अपने इस बहुमूल्य स्मृति को, इन यादों को बांट रही हैं और समाज के साथ सरोकारों को जिस तरह से रख रही हैं, काम तो कर ही रही हैं, आज हम लोगों के साथ साझा कर रही हैं। हम में से कई लोग इस बात को जान रहे हैं, कई लोग नहीं भी जान रहे। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि जो बिल्कुल ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र के बच्चे हैं या महिलाएं हैं, उनके उनकी बेहतरी के लिए, उनके इन्हांसमेंट के लिए, उन्हें कहीं न कहीं एक सशक्त बनाने के लिए जितने काम हो सकते हैं, वह सब काम यह परिवार कर रहा है। साथियों, अब कुछ देर में ही हमारे साथ सूफी गायिका और सूफीज़्म का आज के समय में पर्याय बन चुकी आबिदा परवीन जी भी जुड़ने वाली हैं। हम उनकी प्रतीक्षा कर लें। लेकिन एक चीज़ मैं मीरा जी से और भी जानना चाहूँगा। आप जानते हैं कि मीरा जी गुजरात से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की हैं और बाद में इसमें स्पेशलाइजेशन करने के लिए अमेरिका भी गईं। और जब यह शादी के बाद दिल्ली से कोटवारा जाती हैं, तो जिस महल की बात कर रही थीं, जिस पुराने महल की बात कर रही थीं, पहले वह महल मिट्टी का बना हुआ था। मिट्टी का एक किलानुमा महल था, जिसे इन्होंने आज की तारीख में एक नया डिजाइन दिया और बीच-बीच में अपने घर को डिजाइन किया, चाहे वह कोटवारे का वह महल हो या गुड़गांव का इनका वर्तमान घर हो। तो अपने इस कार्य के बारे में भी कुछ बताएं कि आर्किटेक्चर की पढ़ाई और इस कार्य को फिर आप किस तरह से और खूबसूरती के साथ अंजाम दे रही हैं, मीरा जी। मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल डिज़ाइन में से, जो कि पहले बड़ौदा में था, फिर शिफ्ट हो गया वल्लभ विद्यानगर, जो कि आज बहुत बड़ा एजुकेशनल हब बन गया है। तो आर्किटेक्चर एक ऐसा डिसिप्लिन है कि वो आपको कई चीज़ों के लिए तैयार करता है। देखिए, जब भी कोई, ये मेरी सोच है कि जब कोई किसी डिज़ाइन कॉलेज में जाता है, तो वहाँ पे आपकी सारी सेंसेस खुल जाती हैं। यू बिकम मोर परसेप्टिव टू मैनी थिंग्स, जो कि हो सकता है अगर आपकी एजुकेशन डिज़ाइन में नहीं है तो आप उनको ना समझ पाए। तो बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि आर्किटेक्चर के बाद आप इसमें क्राफ्ट और फैशन में कैसे चली गई। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि डिज़ाइन स्कूल जो है वो आपको एक डिसिप्लिन में बांधता नहीं है, वो आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है जिससे कि आप, जिसको आप बिखेर के किसी भी दायरे के अंदर भी रह सकते हैं, दायरे के बाहर जाके भी वही डिसिप्लिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद हम लोगों ने जो क्राफ्ट का काम शुरू किया, तो आर्किटेक्चर की नॉलेज मुझे उसमें भी बहुत काम आई। और जैसा कि आपने कहा कि कोटवारा का जो किला है, वहाँ पे उस इलाके में अवध में गढ़ी कहलाता है। तो ये जो किले होते हैं महल, ये गढ़ी कहलाते हैं। तो ये, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 1007 से कोटवारा फैमिली यहाँ बसी है। तो जाहिर है उस वक्त ये मिट्टी का किला था, लेकिन ओवर द इयर्स इसको पक्का किया गया। और हमने तो मुजफ्फर की, क्योंकि इतनी शूटिंग वहाँ हुई फिल्मों की, कि हमने उसको सेट्स के लिए भी इस्तेमाल किया, रहने के लिए भी इस्तेमाल किया, गेस्ट को बुलाने के लिए भी इस्तेमाल किया, और उसको एक कंजर्वेशन उस किले की कुछ हद तक की। और उसके लिए मेरा आर्किटेक्चर ज़ाहिर है बहुत काम आया। और चाहे वो फैशन हो, फिल्म हो, प्रोडक्शन डिज़ाइन हो, कॉस्ट्यूम्स हो,
सेट्स बनाना हो या एक्चुअल कंजर्वेशन वर्क है या नई इमारत बनानी है, हर चीज़ में आर्किटेक्चर ने मेरा बहुत साथ दिया। और मुज़फ़्फ़र तो ये कहते हैं कि अगर मैं फ़िल्म मेकर ना होता तो मैं आर्किटेक्ट होता। सो वो भी एक मुझे एक साथ मिल गया उनका। वाह! जी। एक चीज़ और हमें बताएँ, जिसकी हमने आज अपने परिचय में जिसकी बात भी की, आपकी कॉफ़ी टेबल बुक डाइनिंग विद द नवाब। यह भी एक महत्वपूर्ण किताब है और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद भी किया है। इस पर भी कुछ बात कर लें। हमारे साथ आबिदा परवीन जी भी जुड़ गई हैं। मैं उनका इस मंच की ओर से और तमाम देखने वालों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। आदाब मीरा जी। आदाब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी, बहुत दिनों बाद आपको देख रहे हैं, बिल्कुल। शुक्र आबिदा जी तो जहाने खुसरो की शान है। कोई फेस्टिवल जहाने खुसरो का ऐसा नहीं होता उनके बिना। अब हम बस इंतजार कर रहे हैं फिर कब शुरू करें इसको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी शुरू होगा, क्योंकि ये तो इतना इतना लिंक है और निस्बत है। एक तो बुजुर्गान दीन की जो महफिल होती है वो फिर सबको बुला लेते हैं अपने मजलिस में, सीने में, और वो सारा सहरा जो है वो मुज़फ़्फ़र साहब के सर है, और उन्हीं को ही अल्लाह ने ये ड्यूटी सौंपी है, जो बहुत ही बरकत वाली और बहुत ही बड़ी निस्बत वाली, और कहाँ कहाँ से जो है बुलावे आ जाते हैं बुजुर्गान दीन के, और फिर वो एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी बरक़ात से ये सारा होता रहता है, और इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि हमेशा इसी ही निस्बत से हम मिलते रहें, और सारा एक सिलसिला बहुत बड़ा, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता सिलसिला तसव्वुफ़ का, अल्लाह के दर्द का। मुझे तो याद है जी मुझे याद है एक साल जहाने खुसरो में बारिश हुई थी जब प्रोग्राम चल रहा था। जी हाँ आपको जी, याद है आबिदा जी? मुझे याद है बिल्कुल। किस ओहो तरह एकदम घटा छाई और ओहो बरसात होने लगी, और आप भी गाती रही और सब लोग बैठे भी रहे, कोई हिला नहीं वहां से। कोई नहीं हिला, और चारों तरफ से वो जो अच्छा रेम्बो, चारों तरफ से रेम्बो चमक रही थी, और अजब जी एक समा हो गया, जैसे बस वो खुद ही हाँ, बनाने वाले ना महफिल को। जी जी जी, आबिदा जी, जी बहुत बहुत स्वागत। और थैंक तमाम लोग थैंक आपकी यू। प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप बिस्मिल्लाह। जो सूफीज़्म की आज पर्याय बन चुकी हैं, उसकी सिनोनिम्स बन चुकी हैं। अभी हम लोग आपके जी ज्वाइन करने से पहले मीरा जी से यह बात कर रहे थे कि किस जी तरह उन्होंने कई बातचीत हुई, कई स्तरों पर बातचीत हुई, और जो अभी हाँ हाँ, बात हो रही थी उनकी कॉफी टेबल बुक वाह डाइनिंग विद द नवाब की, कि यह पुस्तक लिखने का उन्हें ख्याल किस तरह से आया और वाह फाइनली यह पुस्तक वाह किस तरह से कंप्लीट हुई। तो वाह मीरा जी से ही आज इस पुस्तक की कहानी को वाह। सुनते हैं। एक बिस्मिल्लाह। फैशन डिजाइनर अपनी वाह वाह, संकल्पनाओं को सुभान कपड़ों अल्लाह। के ताने बाने में तो बुनता ही है, मगर वह बेशक। डिजाइनर जब कलम उठाता है वाह तब वाह। उसके शब्दों में किस तरह व्यंजन, परंपरा, हाँ हाँ संस्कृति सब हाँ, कुछ समाहित हो जाती है। बेशक बेशक मीरा जी, मीरा जी। बेशक। ये किताब जो है ये रोली बुक्स ने छापी।
और जब प्रिया कपूर ने मुझसे कहा कि आप ये लिखिए, तो मुझे लगा उस वक्त कि ये तो ठीक है, लिख देंगे 6 महीने में, और क्या इसमें, इससे ज़्यादा वक्त क्या लगता है 30-40 हज़ार वर्ड्स लिखने में। लेकिन जब हमने इसकी फहरिस्त बनाई कि इसमें किस किस को फीचर किया जाए और कहाँ कहाँ हम लोग जाके इसका उन फैमिली से मिलेंगे, तो फिर जो है इतनी नई परतें निकल आई उसमें। वाह फैमिली की हिस्ट्री क्या है, उनके वहाँ की क्विजीन का कल्चर क्या है, पुराना क्या था, आज क्या है, और क्या है किस अलग अलग माहौल में कितनी सिमिलैरिटी भी है और फिर बेशक इतना डिफरेंस भी है। अब जैसे बेशक देखिए, अब जो पंजाब है या सिंध है या जी गुजरात का इलाका है, तो हमने गुजरात में भी 2 फैमिलीज को लिया, पंजाब के पाकिस्तान में बहावलपुर में, फिर पंजाब का जो सिंध, ये पाकिस्तान का जो सिंध है खैरपुर, वहाँ की फैमिली को लिया। तो इस तरह जब हम लोग गए तो ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा खजाना जो है वो खुलता गया। वाह वाह अब जब हम खैरपुर गए तो वहाँ के जो फैमिली थी, तो उन्होंने इतना खूबसूरत उनके पुराना माहौल, और बेशक बिल्कुल शायद वो मुहर्रम आने वाला था या खत्म जी हुआ था, तो उसकी सब तैयारियां चल रही थी, सुभान अल्लाह और चारों तरफ जो है वो जरी सज रही थी, वाह और सब, तो एक अजीब माहौल, एक बड़ा हाँ, खूबसूरत माहौल वहाँ का सुभान मिला। अल्लाह वाह इधर आए चेन्नई में आर्कोट, मद्रास में, तो वहाँ का अलग माहौल, बहावलपुर का अलग माहौल, सूरत का अलग माहौल, रामपुर का अलग माहौल, वाह हैदराबाद में अलग। तो बड़ा एक एक फॉर मी, मतलब एक बहुत ही इनलाइटनिंग जर्नी थी कि ऐसे वाह लोगों से मिलना, उनकी बातें समझना, उनके कल्चर को समझना, सुभान अल्लाह उनकी हिस्ट्री को समझना, वाह उसको देखना, और फिर उसको क्विजीन में पिरोना। तो ये वाह मेरे लिए तो एक बहुत एनरिचिंग जर्नी बड़ी थी, और मेरे पब्लिशर भी रोली बुक्स बहुत ही अच्छे वाह पब्लिशर थे। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से 6 महीने की जगह किताब को 2 साल लगे, लेकिन उन्होंने बड़ा वाह अच्छा साथ दिया इसमें। सुभान अल्लाह वाह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इसको लॉन्च किया गया। तो ये हमें हमें भी भेज दीजिएगा, इनायत फरमाइएगा। हो जब हो आपसे सके मुलाकात हो तो बिल्कुल। वैसे बस आपको भिजवाऊंगी, वहाँ मिलती है ये किताब, मैं जी लाहौर में अच्छा कहूँगी जी इस ठीक बार, है, वहाँ से हम ले लेंगे इंशाल्लाह। मैं भिजवाऊंगी आपको। जी। और असल आबिदा में जी। जी 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 हाँ, जी आबिदा जी 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 प्लीज कहें, प्लीज जी। जी नहीं, आप कहें प्लीज। जो जो असली बात जो है वो ये हुआ है कि जैसे तसव्वुफ की एक बादशाहत है, तसव्वुफ की, अल्लाह के दर्द की। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे उनकी शख्सियत में वो शहजादे भी हैं, बादशाह भी हैं और सैयद भी हैं। तो असल में ये सारी जो शख्सियात हैं उनके अंदर, वो तसव्वुफ में चमक रही हैं। तो वो जो स्पार्क है ना, जिससे वो रास्ते निकलें कि दरिया प्यासे के प्यास चला जाए, प्यासे के पास चला जाए, तो वो एक शख्सियत जो इनकी अभी नुमायां तौर पे जाहिर हुई है, जी वो बहुत ही बड़ी नुमाइंदगी है जो बुजुर्गाने दीन की तरफ से ये इनाम आपको मिला हुआ है। और जैसे मैंने देखा कि जहान खुसरो में एक अजब इज्तिमा रहा है कि ईरान से फुकरा आ रहे हैं और जगह जगह से जो है वो हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ से दरवेश, वहाँ से डांसिंग दरवेश आ रहे हैं, वहाँ से वर्लिंग दरवेश जो हैं। तो ये एक जो मजमा है वो एक थ्रिल करता है, रूह को जिंदा कर देता है।
तो ये सारे जो एक मैं समझती हूँ कि ये जो इज्तिमा हैं उनको यकजा करने का एक जो एक सिलसिला या तरीक़ाकार या तरीक़त जो इनको मिली है वही फ़कीरी वाली, क्योंकि असल में तो वही है ना कि यहाँ होना न होना है, शेर पढ़ रही हूँ, जी। यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है, वाह, जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना ना हो जाए। वाह। तो ये जो खाके दरे जानाना का एक जो सिलसिला है इनका, वो एक हम्बलनेस और अपनी जगह को छोड़ के और तसव्वुफ़ में दाखिल हो गए हैं, वो एक बहुत बड़ा इनाम है। और उसमें मैंने देखा है कि ये जो संवारते हैं जिस तरह से स्टेज से लेकर, और ये जब पूरा काम ख़त्म हो जाता है तो खुद ही सफाई भी फरमाते हैं, खुद ही वो एक एक बात जो है वो बिल्कुल एक खामोशी से जो है वो काम होता रहता है। तो वो एक जो इनकी क़ल्बी दरगाही का जो एक सिलसिला है, उससे जो ये चमक आती है, जी, वो कभी न ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है। जी। तो मैं आबिदा जी, 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 आपका और मुज़फ़्फ़र अली जी का जो जी, संबंध है, वह जी हाँ, कितना पुराना है। बहुत, जहान बहुत। खुसरो और जो दूसरे एल्बम आप लोगों के साथ बने हैं, तो ओह एक हो! जी, कुछ ओए स्मृतियों को हाय हम हाय! लोगों से साझा करें। वो अगर रिवायत मैं बयान करूँ तो मैं समझती हूँ कि अ, क्या कहूँ मैं? जी, अब हम्बलनेस मुझे कुछ कहने नहीं मतलब कि इनके इनकी जो रिवायत है म्यूज़िक को सुनने की, और वो जो उन ये अपने ऊपर जो तारी करते हैं, तो कभी-कभार ये क्योंकि मैं असल में मैं जहान खुसरो में सीखने के लिए आती हूँ और मुझे टाइमिंग्स का पता नहीं चलता कि मैं यहाँ पे रहने आई हूँ या तो इस तरह से वो जो एक माहौल होता है, वो सर मुज़फ़्फ़र साहब ने ये बनाया हुआ एक सिलसिला जो रूहानी तौर पे, दिली तौर पे जो इनका नुमायाँ है। जैसे हमने रूह अली किया तो अजब ही अजब ही यानी इनकी जो नुमाइंदगी वहाँ पे मौजूदगी, तो वो एक अजब आदमी बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता कि इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कुछ भी नहीं है, मतलब कि बहुत उससे भी ज़्यादा है। तो यानी ये जिस वक़्त ये तर्ज़ को बता रहे होते हैं कि ये इसको ऐसे कहना चाहिए, वो ऐसे फ़ील होता है कि ये अंदर से कर्ब है इनको। कोई मतलब कि आदमी सोच ही नहीं सकता, उधर सोच जा ही नहीं सकती जो इनका अंदर बयान कर रहा है। तो बस मैं फिर उसमें गुम हो जाती हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं? तो वहाँ हमें कैसे पहुँचना है? कैसे पहुँचे हम? तो इस तरह से वो रक़्स बिस्मिल का जो एक सिलसिला, वो वो सिलसिला वो अजब अजब सिलसिला है। तो यानी मैं ये देखा कि रक़्स बिस्मिल जब भी मुज़फ़्फ़र साहब सुनते रहते थे, उस ज़माने में जब हम आए थे, तो सीडी हो गई। तो हम फिर जिस भी दावत में जाएँ, तो बस रोते ही रहते थे। मुज़फ़्फ़र साहब रोते ही रहते थे। तो यानी अंदर से जो है वो ये बिस्मिली हैं बस, बिल्कुल अंदर-बाहर से इनका जो एक सिलसिला है, वो बहुत ही गंभीर है और बहुत ही बड़ी निस्बत से आदमी को शनासा करता है और सारे बैरियर्स तोड़ के वो तसव्वुफ़ में ही उस मैदान में आ जाते हैं, जो एक करबलाई
सिलसिला है, हुसैनी सिलसिला है, तो बस फिर वो ये सिलसिले ख़त्म नहीं होते, ये सिलसिले कभी नहीं ख़त्म होते, हमेशा जिंदा और ताबिंदा रहते हैं। और इसका जो एक रिश्ता है वो बहुत बड़ा पाकीज़ा और बहुत ही मजबूत। इस तरह से हमने इनसे हम बोलने से असल में जो मुझे सीखने का एक बहुत ज़्यादा रहता है कि हम आए तो वहाँ पे और फिर अच्छा अच्छा कलाम जो है इन्होंने हमें इनायत फरमाया और उसी पे ही हम अभी भी काम कर रहे हैं, उसी पे ही। तो वो तो ये तो पोइट्री ऐसी पोइट्री तो मैं कहती नहीं हूँ, क्योंकि ये अल्लाह के साथ जो कन्वर्सेशन है बुजुर्गाने दीन की, ये वही कलाम है। तो इस तरह से इनकी निस्बत, इनकी जो असल में क्या कहा जाए कि अब जैसे उमराव जान था, उसमें भी आप देखिए कि ये रूहानियत को लेके आए हैं। लिबास में भी आप देखिए, किसी फिल्म में मैंने ऐसा लिबास नहीं देखा कि किस तरह से उन्होंने रेखा जी को लिबास पहनाया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक लगता है कि क्योंकि ये है तो नॉवेल लिखा हुआ, मगर वो नॉवेल लग नहीं रहा, वो मुजफ्फर साहब ही लग रहा है। सारी फिल्म के हीरो हीरोइन खुद ही हैं, इनकी सोच में भी हीरो हीरोइन है, और हर जगह आप हर सीन को देखें आप तो एक अजब रूहानी रिवायत लगती है, रूहानी रिवायत। ये हर जगह तो नहीं मिलती, मुजफ्फर साहब हर जगह तो नहीं है। और ये न होना जो है उनका हर वक्त मौजूद होना है, और हर लिबास से लिबास में बहुत बड़ी बात। हाय 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 जी। तो असल में उन्हीं का ही ये मौजूदगी है कि जो है हमारा आना, ये उन्हीं की मौजूदगी है, उनका बुलावा। और काम के सिलसिले में सच्चे, काम के सिलसिले में सच्चे कि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो हम मतलब कि इस तरह से वो परेशानी भी हमेशा मुझे रही है, सीखने की परेशानी कि किस तरह से होना चाहिए, जो ये चाह रहे हैं कि वो क्यों नहीं हो रहा। तो फिर वो एक रूह ढूंढता है ना उन चीजों को कि ये कहाँ है, मतलब कि ये क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से इस कलाम की जो उठान है या उसका एक जैसे ए जाने दो आलम तेरी शान और ही कुछ है, ए जाने दो आलम तेरी शान और ही कुछ है, पर्दे से निकल आ के गुमां और ही कुछ है। तो ऐसे ऐसे कलाम है कि आदमी सोचता है कि ये क्या है ये। और मौला साईं जनाब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में है ये। तो ये पूरी सीडी उन्होंने जो की थी रूए अली के नाम से जी। तो इस तरह से जो है ये उनकी तारीफ नहीं, खुदा की पंजतन पाक की तारीफ हो रही है कि इस तरह से कैसे एक ही मंच पे जो है वो दर्द वाले लोगों को, अल्लाह के दर्द को इकट्ठा करना। और जी जैसे उसका बनाया था इन्होंने कि ऐ जाने दो आलम, ऐ जाने दो आलम तेरी शान और ही कुछ है, पर्दे से निकल आके गुमां और ही कुछ है।
ऐ जाने दो आलम तेरी शान और ही कुछ है। तो इस तरह से इस कलाम का जो एक वो आजिज़ी का एक जो सिलसिला है ना, आजिज़ी का, इसमें मौसीकियत नहीं है, इसमें आजिज़ियत है। उनको बुलाना है, उनको बुलाना है। तो वो बुलाने वाले जो सुर होते हैं वो खुद ही भेजते हैं फिर। तो इन पे बड़ी रहमतें, बड़ी अल्लाह इनको बड़ी हयाती दे शहंशाह। और हमेशा हम जैसे आर्टिस्टों पे निगाह रखें और इसी कलाम के साथ जो है वो आबादी है। और ये कलाम अगर अंदर है तो फिर आबादियों के जो है ना वो दरिया टूटते हैं। वो है ना कि हजरत बाबा कबीर साईं का दोहा कि आंधी आई ज्ञान की रही भरम की भीत। जो भरम था, जो पर्दा था उस जात के बीच में और बंदे के बीच में, वो उस आंधी ने खत्म कर दिया। ऐसी ज्ञान की आंधी आई। तो ये इनका जो रुतबा है वो उसी आंधी का है, उस पाकीज़ा आंधी का है कि वो ये ज्ञान को इकट्ठा करके और हम जैसे लोगों में बांटते हैं और सुनने वालों में बांटते हैं। ये बहुत बड़ा फैज़ है, बहुत बड़ा फैज़ है जिसका कोई निमल बदल नहीं हो सकता, कोई हद नहीं। जी। यहाँ और मैं कबीर की बात जी। एक बात करना चाहती थी कि जो मीरा जी हैं, ये नहीं लगता कि अलग शख्सियत है, उन्हीं में से ही बस रची बसी हैं। उन्हीं के मिशन पे उनकी उनकी इस बारगाह में जो है स्पार्क करती हैं। ये 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 दुआ वाले रूह हैं। अल्लाह इनको बड़ी हयाती करे, शहंशाह बड़ी हयाती करे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आप फरमा रहे थे। जी, मैं आबिदा जी यह निवेदन कर रहा था कि जी। जिस तरह अभी आपने कबीर की चर्चा की हाँ और हाँ। कबीर की वाणी को जी। आपने अपनी वाणी भी दी है, तो हाँ हमारे तमाम मित्रगण, साथीगण और कला प्रेमी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो जी। कुछ उनके पद अगर गुनगुना सकें तो यह शाम और यह संवाद कुछ संगीतमय हो उठे। जी। हृदय भीतर दवबले, हृदय भीतर दवबले, धुआं न परगट होए। हृदय भीतर दवबले, धुआं न परगट होए। जाके लागे सो लखे की जिन लाई सोए। भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे। मैं तो पनिया भरन से छूटी रे, भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, फूटी रे। सिर जात है, सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर सोए।
जैसे भांति दीप की कट उजियारा होए, भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी। कुछ रूए अली से वो रक्स बिस्मिल से याद है आपको आबिदा जी? जी जी चाहे तो शीशा बजे, रक्स बिस्मिल तो सारा ही बिस्मिल हुआ। जी और वो जो पैगाम मोहब्बत किया था आपने मुजफ्फर साहब के पैगाम साथ, मोहब्बत का भी वो फिर इधर ज्यादा वहाँ सीडी में बिजी हो गए, तो फिर वो भी सारे याद तो हैं, मगर अब वो सारा एक सिलसिला जो अवध की शायरी का, पहले हम उसी की शायरी के लिए आए थे ना, जी 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 फिर तसव्वुफ का। जी। पिताजी, जी मीना मखीजा हमारी एक दोस्त हैं, वह जी कह रही हैं कि जी 20 वर्षों से सुन सुनकर भी मन नहीं भरा। जी और तमाम जो दूसरे साथी गण हैं उनकी जी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि आबिदा परवीन जी को सुनना और इस तरह से लाइव सुनना, जी जिस जो हमारा जो समय है, जहां आप बैठी हैं और इधर जहां हम बैठे हैं, इस महफिल में आपको सुनना किसी स्वप्न के साकार होने जैसा है। जी। बस हमारी आप, एक दोस्त। जी 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 जी, मेरी इज्जत अफसाई की आपने मुझे बुला के, हम इस लायक तो नहीं। मुजफ्फर अली जी ने कुछ जी और प्रयोग भी किए जी इसी संगीत सम्मेलन में, इसी जहान खुसरो में, कि जी हाँ, उन्होंने पाकिस्तान के शायरों से, पाकिस्तान के गायकों से बेशक भारत की शायरी गवाई बेशक। और भारत के गायकों से पाकिस्तान के शायरी कलाम गवाई। बेशक। यह भी एक कितनी प्यारी बहुत और सोच बहुत है। बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी सोच। ये और जी, जहाने खुसरो में नहीं, ये पैगाम मोहब्बत एक सीडी था, जी ये हाँ, उसमें पैगाम मोहब्बत में। जी जी पैगाम आप मोहब्बत। तो कुछ आबिदा और इस अवसर पर कुछ और चीजें गुनगुनाना चाहें जो आपको अभी याद आ रही हो। जी रक्स बिस्मिल का थोड़ा जी अ, जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना बन जा, शीशा पैमाना क्या बनना, शीशा पैमाना क्या बनना, मैं बन जा, मैं खाना बन जा, जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना बन जा, शीशा पैमाना क्या बनना, मैं बन जा, मैं खाना बन जा, जी चाहे, जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना बन जा। वाह वाह वाह, वाह। अब ये मेरे पास भी ये किताब थी मेरे पास,
हजरत बाबा ज़हीन शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह की, और उनकी निगाह पड़ गई इन पे। तो फिर जब जैसे बड़े बड़े शायर और बड़ी बड़ी निगाह वाले सुखन शनास जब ये कलाम सुनते थे ना, तो वो ज़ारो कतार रोते थे फिर हम सारे मिलके। और अभी भी जब सुनते हैं तो यही आलम होता है, जी यही आलम होता है आबिदा एकदम। जी, जी जी। वाह आप नहीं गाती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आपकी शक्ल में स्वयं ईश्वर गा रहे हैं, नहीं, ऐसा लगता है। और ये इतनी प्यारी, इतनी रूहानी आवाज है, और इस आवाज को पूरी दुनिया सुनती है, बार बार सुनती है, और जितना सुने उतना कम पाती है। कभी अल्हम्दुलिल्लाह। संतोष नहीं होता इस तरह की गायकी से, ऐसे कलाम से। हाँ, इस अवसर पर जब हम लोग मुजफ्फर अली जी को याद आहा, कर रहे हैं, और कल ही उनका जन्मदिन है, और जनसुलह बिस्मिल्लाह। पुस्तकालय की ओर से जी जी। 11 तारीख से ही, आहा, 11 अक्टूबर से ही हम लोग इस सिलसिले को शुरू किए थे। बेशक बेशक बेशक। और हमारी जितनी पहली मेहमान भी जी मुनिजा हाशमी जी आई जी थी, और जी। क्या खूब उन्होंने फैज अहमद फैज के माध्यम से और अपनी यादों हाँ, को साझा किया। सुभान अल्लाह। जी आलिया जी आई कराची से, और आज आलिया आप हैं। जी अब एक दफा हम ऐसे ही बैठे हुए थे जी मीरा जी के वहाँ, तो ऐसे बात चली कि आप बयान फैज क्यों नहीं करते। जी तो बयान फैज, अब मैंने देखा कि पूरे किताब का किताब इनको याद है मुजफ्फर साहब को, और इस तरह से वो फैज साहब को देखते हैं, फैज साहब को पढ़ते हैं कि कोई जवाब ही नहीं मिलता, कोई जवाब ही नहीं मिलता। बस इंशाल्लाह जो है दिल में यही यही है कि हम एक टाइम इकट्ठे गुजारें, और फिर ये जो चीज़ें हैं उनको बड़े तरीके से मुजफ्फर साहब की निगाह में ये किया जाए, तो बहुत ही एक आला मकाम हो जाता है उस पोइट्री का, उस धुन का, उस सोच का जो आगे बढ़ाते हैं मुजफ्फर साहब। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और हमेशा जो है बात भी हमारी ऐसी थी। मित्र जी जी हाँ, कुछ जी। कह रहे थे आप, प्लीज कहें। आप नहीं, मैं तो आज जितना चुप रहूं उतना मेरे हित में भी है। मैं मुझे इस किस्मत से ये मत कीजिए। हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग सुन रहे हैं, तो मैं चुप रहूं इसी में मेरी भलाई है, मेरा भाग्य है। वाह, कुछ और सुनाएं जी। अच्छा। आपको छोड़ेंगे नहीं ये आज लगता है। जी जी। और देखिए हमारी साथी स्मिता शर्मा जी कह रही हैं कि सच एक रूहानी आवाज को अब मैं देख पाती हूँ, उस परवरदिगार की मौजूदगी का सबूत पाती हूँ। हाँ हाँ बहुत हाँ। शुक्रिया आबिदा जी, मेरी खुशकिस्मती। बिस्मिल्लाह वाह बिस्मिल्लाह, ये मेहरबानी आप इस लोगों को जहाने खुसरो में सुनती आई हैं, हाँ और हाँ अभी ये कह भी रही थी कि हाँ कोविड का यह सिलसिला समाप्त हो और हाँ। आपको हम सभी लोग रूबरू सुन सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी पर्दाए शौक है यही, पर्दाए शौक है यही, सूरत राज है यही, पर्दाए शौक है यही, पर्दाए शौक है यही, सूरत राज है यही, तुम
हो नजर के सामने, तुम हो नजर के सामने, मेरी नमाज है यही, पर्दाए शौक है यही। ये हमने बनाया था, वहां जयपुर में बनाया था। जी जी। जी जी हाँ, याद है ना आपको जी मीरा जी? हाँ बिल्कुल। जी। जी हाँ। हाय हाय हाय। और याद है आपको हम लोग गए थे इकट्ठा अजमेर जी शरीफ। जी बेशक, अजमेर शरीफ गए थे वहां पे जियारत करने के लिए। जी हाँ। तो वहाँ अहले हम लोग जहां को, जी जी जी, जी आप अहले जहां को क्या खबर, कौन है मुझ में जलवगर, अहले जहां को क्या खबर, वाह कौन है मुझ में जलवगर, वाह मैं हूं कहाँ तुम ही तो हो, मैं हूं कहाँ तुम ही तो हो, असल वाह में राज है यही, पर्दाए शौक है यही, वाह सूरत राज है यही, तुम हो नजर के सामने, तुम हो नजर के सामने, मेरी नमाज है यही, वाह पर्दे शौक है यही, सूरत राज है यही, वाह वसल में भी तपा हूं मैं, जलवों में गुम हुआ हूं मैं, गम में भी हंस रहा हूं मैं, गम में भी हंस रहा हूं मैं, ऐने गुदाज है यही, पर्दाए शौक है यही, सूरत राज है यही, तुम हो नजर के सामने, मेरी नमाज है यही, पर्दाए शौक है यही, सूरत राज है यही, पर्दाए शौक है यही। वाह वाह। मेहरबानी। अब आप फौरन चली आइए यहाँ पे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। मीरा जी, कोई और ऐसी बात इस अवसर पर याद आ रही हो आपको? असल आपका में तो परवीन। बात और तो जो है वो बातें ही हैं, मगर असल बात जो है वो यही है कि मौला के नजराना अकीदत में जो है वो कुछ पढ़ा जाए, और जी जो लंगर हमें मिलता है मुजफ्फर साहब के झोले से, आपको याद है ना मीरा जी, वो एक झोला सा जी लेके आते हैं, उसमें से वो कलाम निकालते हैं, सुभान अल्लाह। ओहो हो, हाँ? वाह। झोले अभी 2 साल से भरते जा रहे हैं क्योंकि अभी वो कोविड की वजह से कलाम उसी में फंसा है। झोला जी। बहुत बड़ा हो गया है आपके इंतजार में। माशाअल्लाह, इसको बड़ा ही रखे अल्लाह बस। जी। ऐ जाने दो आलम, वाह ऐ जाने दो आलम, तेरी शान और वाह ही कुछ है, ऐ जाने दो आलम, तेरी शान और ही कुछ है, पर्दे से निकल आ के गुमा और ही कुछ है,
वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। कुछ और है अरबाब सुखन का लबो लहजा, कुछ और है अरबाब सुखन का लबो लहजा, धोई हुई कौसर से जुबान और ही कुछ है, वाह, धोई हुई कौसर से जुबान और ही कुछ है। वाह, सॉरी। मफहूम अदाओं का तेरी क्या कोई समझे, वाह, मफहूम अदाओं का तेरी क्या कोई समझे, बातिन में है कुछ और बयां और ही कुछ है। आए, क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह। वाह, बातिन में है कुछ और बयां और ही कुछ है, ऐ जाने दो आलम तेरी शान और ही कुछ है, पर्दे से निकल आके गुमा और ही कुछ है, ऐ जाने दो आलम तेरी शान तेरी शान और ही कुछ है, और ही कुछ है। वाह, 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 सुभान मेहरबानी, अल्लाह। मेहरबानी, मेहरबानी। अब ये देखिए, ये यही जो बात है ना कि जी। कलाम को ढूंढना, हाँ उसमें हाँ हाँ, सिंपल भी है, गहराई भी है, गहराई दोनों भी है, चीज है। जिसको जो समझ में आता है वो जो समझ उसी में, उसी और में फिर डूब जाता। उसको जो एक तर्ज देना है, जो उसकी, आहा, वो जितना सिंपल कलाम है, लगता इतना है सी कि उतनी सिंपल तर्ज है, हाँ, लेकिन बिल, वो एकदम ऐसी उसकी ऐसी जगह पे बिल्कुल। चुभती है जहाँ उसको हाय चुभना चाहिए। हाय हाय, ये जैसे बड़ी, देखते बुलाने का, पर्दे से निकल आ के गुमा और ही कुछ है। वाह, तो अजायबात है, मतलब कि असल में तर्ज तो बनती ही नहीं है, ये वही भेजते हैं बस। तो ये मुजफ्फर साहब के एक अंदर का जो एक रोशनी है, अंदर का जो एक आवाज है, वही पैगाम है जो अवामुन नास के लिए बहुत ही कुर्ब में आदमी दाखिल हो जाता है, अल्लाह के कुर्ब में दाखिल हो जाता है, तो बस वो उधर ही गुम रहता है। और अल्लाह करे कि उधर ही आदमी गुम रहे, खुदा की इस खैरात में गुम रहे। एक और भी मुझे याद आ रहा था, मीरा जी, जयपुर में हमने बनाया था, अ, जी, अ, कौन सा घर है कि ऐ जान नहीं काशाना तेरा, जी, हाँ, वाह, और वाह, जिलो खाना तेरा। वाह, जी। जी, कौन सा घर है कि ऐ जान नहीं काशाना तेरा, कैसे सीधी धुन है बिल्कुल, ऐसे जी, बिल्कुल। हम्म, कौन सा घर है कि ऐ जान नहीं काशाना तेरा,
और जिलो खाना तेरा, मैं कदा तेरा है काबा तेरा, बुत खाना तेरा, सब है जाना ना तेरा, वाह, कौन सा घर है कि ऐ जान नहीं काशाना तेरा, और जिलो खाना तेरा, सदके मैं खाने का साकी, मुझे बेहोशी दे, खुद फरामोशी दे, यूं तो सब कहते हैं बेगम तो है मस्ताना तेरा, वाह, यानी दीवाना तेरा, वाह, यूं तो सब कहते हैं, यूं तो सब कहते हैं बेदम तो है मस्ताना तेरा, यानी दीवाना तेरा, वाह, यानी मस्ताना तेरा, यानी दीवाना तेरा, यानी दीवाना तेरा, कौन सा घर है कि ऐ जान नहीं काशाना तेरा, और जिलो खाना तेरा, वाह, तू किसी शक्ल में हो मैं तेरा शहदाई हूँ, तेरा सौदाई हूँ, तू अगर शम्मा है ऐ दोस्त मैं परवाना तेरा, यानी दीवाना तेरा, मैं कदा तेरा है काबा तेरा, बुत खाना तेरा, यानी दीवाना तेरा, वाह, 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 यानी दीवाना तेरा। वाह, तो बस इस तरह से। और एक और वाक्य मुझे याद है कि जब ये रक्स बिस्मिल या ये हमारी जो सीडीज हुई हैं, उसमें मेरी बेटी जो है ना सिंधु हुसैन, वो भी तशरीफ फरमा होती हैं और सारी रिकॉर्डिंग में। तो जब ये कहती है कि मैं जरा शॉपिंग करके आऊं, तो मुजफ्फर साहब कहते ये रिकॉर्डिंग कैसे होगी, फिर आप चली जाएंगी तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी। तो ये नहीं, बच्चों की भी इतनी निगाह, ये मेरे पास ही बैठी है, ये मुबारक देना चाहती है, आ जाओ जी, जी, ये बात ये चली गई। नहीं नहीं, आ जाए प्लीज प्लीज। बुलाइए उनको जी। सिंधु की हमें बहुत याद आती है, बहुत इतना बहुत मतलब वो हाय हर हाय, चीज में हंसती हर हैं, चीज खुश में रहती बेशक। हैं। जी हाँ जी हाँ, बेशक बेशक। तो हमारे एक दर्शक लिख रही हैं, आहा, आबिदा जी, आबिदा परवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो दिल की हर आरजू पूरी कर दी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। तपती मरुस्थली पर बारिश की बूंदों की ठंडक पहुंच रही बिस्मिल्लाह वाह, बिस्मिल्लाह। है। तमाम लोग जुड़े हुए हैं, और भी कुछ फरमाइशें आ रही हैं, जी जी लेकिन जो आपके पास अभी चीजें याद हों या जी कलाम जी उपलब्ध हों, जी उन्हीं जी पर जी। हम लोग उसी का आनंद उठाएं। तो अपनी ओर से कुछ क्या कहें, लेकिन जो आप सुनाती हैं उसमें जो हम जिस दुनिया में चले जाते हैं उस आवाज के साथ, तो वह तो एक अद्भुत अनुभव है आबिदा जी। हाय हाय, सुभान अल्लाह। बस इसी, एक हमने और भी तैयार किया था हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का, तो वो मुजफ्फर साहब ने उसको
बनाया था, तो अजब ही उसका है कि रांझा रांझा कर देनी मैं, रांझा रांझा कर देनी मैं, आप रांझा होई, रांझा रांझा कर देनी, रांझा रांझा। देखिए रिदम का कैसे बनाया है उन्होंने, अजब अजब ही बनाया है। रांझा रांझा कर देनी मैं, आप रांझा होई, सद्दो नी मैनू दी दो रांझा, सद्दो नी मैनू दी दो रांझा, हिरन आखो कोई, हिरन आखो कोई, रांझा 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 कर देनी मैं, आप रांझा होई। रांझा मैं विच मैं रांझे विच, होर ख्याल न कोई, रांझा मैं विच मैं रांझे विच, होर ख्याल न कोई, मैं नहीं हो आप है अपनी, मैं नहीं हो आप है अपनी, आप करे दिल जोई, रांझा 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 कर दिनी मैं, आप रांझा होई, रांझा रांझा कर देनी मैं, रांझा रांझा कर देनी मैं। वाह, आपने और मुजफ्फर ने इतना इतना खजाना तैयार किया है कि इसको तो बात करते करते गिनते गिनते ही सालों निकल जाएंगे। बस मेहरबानियां हैं मुजफ्फर साहब की, बहुत ही यानी क्या बयान से बाहर बात है, बिल्कुल बयान ही नहीं हो सकता इसका। कलाम से लेके एक जो बैठक होती है हमारी मुलाकात की, कलाम के सिलसिले में, उस धुन के सिलसिले में, उसके वजद की जो कैफियत है उसके सिलसिले में, तो ये तो बड़ा ही एक पता नहीं ये कितना मजमुआ हो जाता है, यानी तसव्वुफ का कितने मजमुए मिल जाते हैं वो एक ही उसमें तसव्वुफ में, कि आदमी डूब जाता है उसमें। रिहर्सल ही इतनी अच्छी वहाँ हुई है हमारी हमेशा, कि एक एक दफा हजरत मौलाना हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह उनका कलाम है, तो वहाँ कबीर साहब भी आए हुए थे जो हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के गद्दी नशीन है, अमेरिका। और उनकी बेगम जी साहबा याद है ना आपको। जी हाँ, जी हाँ। तो वहाँ अमेरिका से। वहाँ रिहर्सल में वो तशरीफ फरमा थे, और फिर उन्होंने एक लिखा भी था, तो वो जो रिहर्सल हुई है, अल्लाह करे कि वो मैं अर्ज भी करूंगी कि वो अगर रिहर्सल मिल जाए, तो वो ऐसी रिहर्सल हुई है कि राजस्थान से म्यूजिशियंस तशरीफ लाए थे, तो ऐसा वो भी बजाए हैं, और हमारे म्यूजिशियन भी नज़ीर खान और करम हुसैन, ये सारे जी हाँ। मिल जो वो ऐसा समा बंधा के फिर उन्होंने लिखा है, उस महफिल को लिखा है जो रिहर्सल हुई थी हमारी। तो इस तरह से एक रंग जो है वो शुरू ही से जो है उसमें एक कैफियत, वजद, खत्म न होने वाला एक जो सिलसिला है वो जारी जारी और सारी हो जाता है। तो ये मुजफ्फर साहब के सदके में ये उनकी करम नवाजियां हैं, ये सच बात है बिल्कुल, कि ये जो पूरा एक बना के देते हैं कि आइए अब ये तसव्वुफ में दाखिल हो जाइए, तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा ऐसा कौन करे, बहुत हाँ, ही जी लेकिन अजब। ये आप लोग
साथ ना हो, मतलब आप साथ हैं तो ये हो पाता है। नहीं नहीं, मैं जी तो हाँ, कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं न कहीं जो मुज़फ़्फ़र साहब का जिस तरह का स्वभाव है, सभी कलाकारों को साथ हाँ, लेकर चलने की जो उनकी एक ताकत है और जो ताकत, उनका अपना एक मिजाज है, वाह, खुद को कहीं न कहीं बिल्कुल डाइल्यूट कर देते हैं, वाह, तभी इतने लोगों को जोड़ पाते हैं। बेशक अपने बेशक अहम को बिल्कुल तोड़ देते हैं वो, उसको पूरा विलय कर देते हैं आबिदा जी। क्या कहने, तो फिर इस तरह या से आपने फरमाया कि ब्लैंक कर देते हैं, खाली विलय कर, कर जी, मिला देते हैं। मिला देते हैं। जी, जी। बेशक, इसमें क्या शक है, जैसे इसमें। दूध और पानी मिल जाए और और फिर शरबत बन जाए। जो भी यानी आर्टिस्ट वहां पे कलाम पढ़ता है, वो नजर जी, आता है कि ये मुजफ्फर साहब हैं। जी। हाँ, उससे जैसे बाहर, दूध और पानी मिलकर शरबत बन जाए, बेशक जैसे बेशक, शब्द और आवाज मिलकर हाँ, गायकी बन जाए, कुछ वैसा ही स्वभाव है मुजफ्फर जी स्वभाव, का। बेशक, सच, बेशक, ये इनकी नई दुनिया है। जी, ये, क्योंकि फिल्म में भी इन्होंने जो है अपना ही एक रंग उसमें डाला, तभी तो वो उमराव जान अदा बनी थी ना। ये फिल्म में भी अपना ही एक रंग, वो तसव्वुफ का, रूहानियत वो डाल देते हैं। वो बिल्कुल अलग, हर फिल्म से अलग दिखने में आता है। उसमें आखिर में भी देखें, कसीदा पाक जो है वो शामिल कर दिया इस फिल्म में। तो यानी बहुत ही, यानी बड़ी निगाह से, बड़ा एक यानी बारीक बीनी से उस बात को उठाते हैं कि उसमें वो फिर इतना जकड़ाव होता है कि वो आर्टिस्ट भी कहीं नहीं जा सकता। वो आर्टिस्ट भी जकड़ा हुआ होता है उस कैफियत से। और सूफी गायकी में जो पुराने कलाम हैं, जी उनको हाँ, तो वे लेकर चलते ही हैं। हाँ नए हाँ से हाँ, नए कलाम नए जो से कम नए, से कम सुने गए हैं, उनको भी बिल्कुल लाते हैं। बिल्कुल, ये सारे मतलब के नए हैं, बिल्कुल उनको जी, लेके आना ये बहुत बड़ी बात है कि अ, यानी हर महफिल में, हर जहान खुसरो में नया कलाम पेश होना जी। चाहिए। और ये बहुत बड़ा रिस्क है कि नए कलाम को मंच पे ले आना, बहुत बड़ा रिस्क है। ये इन्हीं का ही काम है। और और उन उसमें गायकों को भी लाते हैं आबिदा जी, जो बिल्कुल, उसके पहले सूफी नहीं गा रहे थे। आहा आहा, बेशक उन बेशक, आवाजों को भी मौका देते हैं। देते उन हैं, गायकों के लिए भी परीक्षा की घड़ी होती है और वे बेशक, कैसे सफल होते हैं। इतनी आहा, तैयारी, तैयारी, जिस तरह से उनको तैयार करते हैं, वाह वाह वाह, ग्रूम बेशक करते हैं। बेशक बेशक, अपनी जी, देखिए, जात अगर को, जी किसी मीरा भी जी। जी, गायक का अगर दिल साफ है तो हाँ वो हाँ, कुछ भी गा, कुछ भी, और उसमें क्या है कि अगर आप गायकी आपके अंदर है और वही आपका ट्रूथ है, तो आहा, फिर आपका दिल पाक। तो बेशक, जो गायक है उसका तो दिल हमेशा पाक है ही है। बस आहा, उसको हो सकता है किसी ने ये इशारा ना दिया हो कि आप सूफी गाएं या ये गाएं, तो वाह, सबके अंदर है, बस एक के दरवाजा अंदर, खोल। आहा आहा, दरवाजा खोलना है हमारे बस, बेशक हमारे एक बेशक, साथी हसन जी लिख रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है आबिदा जी। जी जी, आबिदा जी, you are so fully and deeply involved in the kalam while singing the mystic poetry that you are seemed in some other world. जैसे आपको सुनते हुए हम किसी और दुनिया में ही चले जाते हैं। बेशक, तो कहीं न कहीं इस लायक नहीं, सरहदों की कौन कहे, आप तो आहा, ग्रहों को के पार हम लोगों को लेकर चली जाती हैं। जो हमारे प्लैनेट्स हैं, हम लोग उसको भी पार कर जाते हैं। सरहद तो बहुत छोटी बात है। मैं इस एक लायक नहीं, और जी, एक रब है, और प्रतिक्रिया, हमारी फरमाइश कहिए, जी मीना मखीजा जी की, जी, मन लागो यार, हाय मन हाय, लागो यार। फकीरी में जी, 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 जी। बहुत ही प्रसिद्ध
जी। यह आपकी आवाज में यह कलाम। मन लागो यार फकीरी में, 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 मौला हृदय भीतर, हृदय भीतर दवा बले, धुआं न प्रकट होए, जाके लागी सो लखे की जिन लाई सोए। कैसा ये दोहा है। अलाव रख दिया अल्लाह ने अंदर कि वो लगाने वाले जो है या उनको पता है इस अलाव का, या फिर जिसको लगी है उसको पता है। जब ही ये कबीर बाबा का है। जी। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, भला भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। वाह, सुभान अल्लाह, वाह। बहुत ही अच्छी चर्चा तो हुई ही, और जिस तरह से आबिदा परवीन जी ने इन शब्दों को, इन रचनाओं को, इन पंक्तियों को अपनी आवाज में यहाँ पर हम सभी के समक्ष रखा, हम लोग गवाह हैं कि यह पल एक ऐसा यादगार पल हमारे जीवन में बनने जा रहा है, जिसकी ओर हम बार बार लौटेंगे। इस रिकॉर्डिंग को, इस कॉन्फ्रेंस को, इस संवाद को बार बार सुनेंगे। मीरा जी ने जिस तरह शुरुआत की और आबिदा जी ने उसमें जिस तरह गायकी और संगीत का एक जो रंग है, जो उसकी ऊंचाई है, वह इस संवाद को प्रदान किया, वह अपने आप में अद्भुत अनुभव है। ये तो महफिली मीरा जी की और मुजफ्फर साहब की है। अल्लाह जी। इनको बरकयाती करे और ऐसी सालगिरहें करोड़ हा इनकी हों, और कभी ना उम्र ख़त्म होने वाली हो इनकी। हमेशा जीते रहें, हमेशा खुश रहें, और ऐसे ही हम लोगों पे अपना हाथ रखें, अपना हाथ रखें शफ़क़त का, मोहब्बत का, दरवेशी का, पाकीज़गी का, और हमेशा बस हम इकट्ठा होते रहें और इस कलाम से जो है वो मुस्तफ़ीज़ होते रहें। जी, हमारी दोस्त स्मिता शर्मा जी लिख रही हैं, जी। मीरा जी, आबिदा जी, ऐसा लगता है जैसे सारे माहौल में अगरबत्तियां, धूप, लोभान महक हाय! उठे। वाह, वाह, वाह! वाह, वाह, वाह! सुभान बहुत अल्लाह! ही वाह! अच्छी शाम रही और तमाम मित्रगण अल्हम्द साथी अल्हम्दुलिल्लाह, जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरी बच्चों की तरफ से भी सालगिरह मुबारक कबूल फरमाइए। मीरा जी, मुजफ्फर साहब, सिंधु जी बहुत बहुत प्यार करते हैं आपसे, तो दुआ में याद कीजिएगा। आबिदा जी, मीरा जी, आप जी, लोग आज इस महफिल में आए और इतनी सारी चीजें हम सभी से साझा की। आप दोनों का हार्दिक आभार, शुक्रिया, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। शुभ रात्रि। तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक आभार। बिस्मिल्लाह, 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 मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।